ही। तो नए चैप्टर के लिए तैयार हो जाइए। आज से नया चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी को बहुत ही शानदार, अद्भुत, अलग ही अंदाज में हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आपका ऊंचाई व दूरी, है ना। इसको हम पढ़ेंगे। अधिकतर आपने देखे होंगे ना क्वेश्चन, एक मीनार को आप दूर से देख रहे हो, ये है वो मीनार जिसको देखते रहते हो। 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप इतनी डिस्टेंस पे खड़े हो, तो बताओ उसकी हाइट क्या है। तो ये चीज हम यहां पर सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है मोहन जी, बिल्कुल पधारिए आप। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है, पूरा सपोर्ट करेंगे हम आपको। चलिए, ओके। स्कूल में पढ़े थे ना ये। मैथ्स फाउंडेशन का न्यू बैच नेक्स्ट मंथ आएगा, क्योंकि अभी लगभग 1 से 1.5 महीना तो आपके बैच को लगेगा। हालांकि वो उसके पहले शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा। हाँ जी, फैंस पाकिस्तान में भी हैं, बिल्कुल भाई, सब दूर है। पाकिस्तान जाना हो तो बताना, अरेंजमेंट करवा देंगे तुम्हारा वहां पे। कल का वाव सरप्राइज अच्छा लगा, शेयर करना उसको, है ना, बाकी अपने सभी दोस्तों यारों के साथ, उन्हें भी बताना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विनर्स में की जाती है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। और सबसे बड़ा रोल इसमें किसका है? हमारे स्टूडेंट्स का है। वो ही नहीं शेयर करते, है ना, वो ही नहीं चाहते किसी का भला हो। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, इस जितने भी नए बच्चे हैं सबको समझ में आ जाएगा। पुराने किसी भी चैप्टर से इसका कोई लिंक नहीं है, आप एकदम जीरो से शुरुआत करें। हालांकि जो नए बच्चे हैं, पुराना आप साथ में कवर जरूर करते चलें, ठीक है। दीपांशु, कल रात के 9 बजे वाला आप वीडियो देखो, उसमें सब है कि कब कौन सा नया बैच आ रहा है, कितनी तारीख से आ रहा है। ओके, हाँ। देखिए, आपको सबसे पहले दो चीजें पता होनी चाहिए। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं हिंदी में? उन्नयन कोण, ठीक है। जब आप अपनी आंखों से ऊपर किसी वस्तु को देखोगे तो ये एक क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी आंखों के सीध में, और आप देख इधर रहे हो, तो ये जो कोण बनेगा, इस कोण को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन को आप ऐसे तोड़ सकते हो कि ऊंचे नयन, उन्नयन, है ना। जब आप ऊपर किसी वस्तु को देखोगे तो वो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। मतलब उस वस्तु को देखने में और आपकी आंख की सीध में और उस वस्तु को देखने के बीच में जो कोण बनेगा, वो उन्नयन कोण होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और अवनमन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोलते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपकी आंखों की क्षैतिज रेखा ये है, लेकिन जब आप नीचे किसी चीज को देख रहे हो, अपने नयन को झुका रहे हो, अवनमन कर रहे हो, नीचे देख रहे हो, तो नीचे की तरफ देखने पर जो कोण बनता है ये वाला, ये जो एंगल कहलाएगा, ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, ठीक है। ऊपर देखना उन्नयन, नीचे देखना अवनमन। और यहां पे एक और चीज बनती है जिसको एकांतर कोण बोलते हैं। जैसे वस्तु यहां है, आप उसको देख रहे हो, ठीक है, लेकिन हम आपको एक चीज और बताते हैं, हमेशा यहां बनने वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। इसको बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एकांतर कोण बोलते हैं, है ना। तो अगर हम कभी भी किसी भी उन्नयन कोण को अवनमन कोण में बदला जा सकता है, उन्नयन कोण को अवनमन कोण में बदला जा सकता है। बस उसको इस तरीके से एकांतर, मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये आप ज्योमेट्री में सीखने वाले हो, इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल।
हम्म। ओके, चलो अब आपको इसमें एक मेन बात हम सिखाते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि आप यहां खड़े हो, आपसे दूरी पर कोई एक बिल्डिंग है ना, और आप इसको देख रहे हो। तो इसको जब आप यहां से देख रहे हो तो आप मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बना रहे हो। और इस चैप्टर में भी समकोण त्रिभुज, राइट एंगल का ही पूरा कंसेप्ट चलता है। तो यहां हमेशा कौन सा कोण बनता है? 90 डिग्री बनता है। अब मुझे यह बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपको निकालना है, अगर इस बिल्डिंग की जो हाइट है, एक ऐसा पतंग वाला क्वेश्चन भी आता है कि एक पतंग आप उड़ा रहे हो, है ना, एक पतंग आप उड़ा रहे हो जो इस प्रकार की है, और ये इसकी डोर है, और पतंग जमीन से कितनी हाइट पर उड़ेगी वो आपको पता लगाना है। और या पतंग की हाइट आपको दे दी कि मान लीजिए ये 30 मीटर है ना, और ये भी आपको कुछ दे दिया। कुछ भी इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि आप कितनी दूरी पर खड़े हो, या डोर की लंबाई क्या होगी। ऐसी कई सारी चीजें यहां पर रहती हैं, है ना। तो यहां पे आपने देखा होगा कि हम जनरली क्या करते हैं कि ये आपको साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको पता है कि सर साइन 30 डिग्री का मतलब क्या होता है। यहां पे हम साइन 30 लगा देते हैं, है ना। तो साइन क्या लग जाएगा? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण। मान लीजिए ये मुझे निकालना है, तो लंब कितना है? 30 है, कर्ण कितना है? x है। फिर मुझे पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/2 होती है, तो 1/2 इज इक्वल टू 30/x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। ये आपने प्रोसेस अपने स्कूल टाइम में पढ़ी थी, बोलो हाँ या ना? पढ़ी थी? हाँ, ठीक है। अब मैं आपको ना बिना साइन, टेन, कॉट इन सब के इस चैप्टर को करना सिखाऊंगा। मैं आपको दो बातें बताता हूं। देखो, आपको इस चैप्टर में टोटल में 6 ट्रिक्स बताऊंगा, 6 कंसेप्ट बताऊंगा, और कोई भी सवाल आ जाएगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये वही चीज है जो स्कूल में कभी समझ नहीं आई और आज इतनी आसान है। देखो, कभी भी ध्यान रखना, हमने जो चार्ट बनाया है ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 60, 45 होता है ना, 60 डिग्री होता है, और 90 डिग्री होता है। कभी किसी चीज को आप 0 पे नहीं देखोगे, कभी किसी चीज को ऐसे 90 पे नहीं देखोगे, है ना। तो आपके पास क्वेश्चन आने के केवल 3 ही केस बनते हैं, या तो क्वेश्चन में 30 डिग्री आएगा, या 45 आएगा, या 60 डिग्री आएगा। अगर देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और एक कोण कंफर्म 90 है। ये वाला तो भाई कंफर्म 90 है। अगर यहां वाला कोण 30 डिग्री का होगा, तो यहां वाला कोण 60 डिग्री का होगा। या ये हो सकता है कि यहां वाला कोण अगर 45 डिग्री का होगा, तो फिर यहां वाला भी 45 का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से 90 गया तो बचा भी कितना हमारे पास? 90। तो बचे हुए दोनों कोणों का योग 90 आएगा। अगर ये 30 है तो इसको 60 होना ही पड़ेगा, और अगर ये 45 है तो इसको 45 होना ही पड़ेगा। तो मात्र 2 कंडीशन बचती है ऐसे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक एंगल होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप एक बिल्डिंग को देख रहे हो, तो ये सिंगल कोण पर आधारित प्रश्न है। कभी कभी डबल एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि यहां से देखा तो 30 डिग्री का कोण बना, पास जाके देखा तो 60 डिग्री का कोण बना। तो अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं कि अगर एक कोण पर आधारित प्रश्न आए तो कैसे करना है, फिर हम इस पे भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना जी। तो देखिए, या चलो इसको बने रहने दो। तो अगर एक कोण होगा तो बस ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 30 और 60 आएगा, या 45-45 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो पहले इसको समझ लेते हैं, 30 और 60 को। तो सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। जब भी 30 और 60 का प्रश्न आएगा, तो आज से हम इस चैप्टर को किससे करेंगे? इस चैप्टर को रेशो कंसेप्ट से करेंगे। जब भी 30-60 का क्वेश्चन आएगा तो एक कोण तो 90 होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि सर 30-60-90 की ट्रिक क्या होती है? 30-60-90 की ट्रिक होती है 1:√3 अनुपात में 2, 1:√3:2। ये ट्रिक आप हमेशा याद रखेंगे।
ठीक है। क्यों, उसका भी मैं कारण बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर इस त्रिभुज में मैं साइन 30 डिग्री लगा दूं, अगर मैं इस त्रिभुज में साइन 30 डिग्री लगा दूं, तो इसका मतलब होता है 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब यह है कि अगर ये 1 होगा तो ये क्या होगा? 2 होगा। अगर ये 1 होगा तो ये क्या होगा? 2 होगा, है या ना? तो अगर आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ उस केस में इसका आधार क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कर्ण ये हो गया आपका कर्ण का वर्ग मतलब 4, एक का वर्ग मतलब 1, और वर्गमूल में तो ये कितना आ जाएगा? ये √3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा? √3 होगा, हाँ या ना? तो यही बना है, 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 आएगा, 60 डिग्री के सामने हमेशा √3 आएगा, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा 2 आएगा। फिर से सुनो और थोड़ा सा 10 मिनट सब्र रखना, सब समझ में आएगा आपको कि क्या क्या यहां पे चीजें होनी है ना? 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने हमेशा 2। बस यही मैंने यहां लिखा है कि 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने हमेशा 2। अब इससे प्रश्न कैसे हल होंगे वो सुनना। मैं आपसे कहूं कि आप यहां से देख रहे हो, है ना, आप यहां से देख रहे हो एक चीज, कोई भी वस्तु है उसको आप देख रहे हो, थोड़ा ये एकदम सीधा आएगा, है ना? यहां पे 90 डिग्री कंफर्म है, यहां पे 30 डिग्री कंफर्म है। मैं बोलूंगा कि इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की ऊंचाई 50 मीटर है। तो बताओ आप इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर खड़े हो? अगर इस बिल्डिंग की ऊंचाई 50 मीटर है तो आप इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर खड़े हो, यह बताना है। आप बोलोगे सर इतना आसान सवाल, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, हाँ या ना? 30 के सामने 50 है और 30 को क्या बोलते हैं? 1, मतलब 1 की वैल्यू 50 मीटर है। तो आपसे मैंने पूछा है बताओ 60 के सामने क्या, तो 50 का गुणा आपको √3 से कर देना है। तो आप कहोगे कि सर हम 50 √3 दूरी पर खड़े हैं। यह अपना आंसर है। पूरा प्रश्न रेशो ही रेशो में खत्म हो जाएगा, ठीक है? मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये क्या है, मतलब 90 के सामने क्या है? अगर 1 की वैल्यू 50 है तो 2 की वैल्यू 100 होगी क्या? तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 100 होगी। यह आंसर आ गया आपका। बोलो। बताइए, समझ में आया? अरे साइन से तो हमने समझाया भाई, रेशो आपको, है ना? 30 का आप एंगल बना के किसी से भी कर लेना, सेम आएगा सब में। ठीक है, चलो। और फिर एक बात सुनो, अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए, मैं आपसे कहूं कि ये क्वेश्चन है, यहां पे इस बार 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री है, और अगेन इसकी जो हाइट है, उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि ये अगर 30 मीटर है, तो बताइए यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? कौन करके बताएगा, ये बताओ जल्दी। बताओ
यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? नहीं भाई, बैंकिंग में ये चैप्टर नहीं आता। ठीक है, तो सुनो, आप पहले देखोगे यहां 60 है, मतलब यहां 30 आएगा। 60 के सामने 30 मीटर, तो 30 के सामने क्या? तो 60 का मतलब होता है √3। √3 की वैल्यू कितनी है? 30 मीटर है, और हमें बताना है 30 की वैल्यू। तो एक बराबर क्या? तो 30 को अगर मैं √3 से भाग दे दूंगा तो आ जाएगा। चाहूं तो अब मैं इसका परिमेयीकरण कर सकता हूं, तो √3 कर दूंगा, तो ये बनेगा 30 √3, और √3 हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 √3। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 √3। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी। ठीक है, और यहां 10 √3 है, 30 के सामने 10 √3 है, मतलब ये 1 की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डबल। 10 √3 का डबल 20 √3। हाँ, 30/√3 भी हम बोल सकते हैं, ये भी सही होगा। परिमेयीकरण करोगे तो उसको 10 √3 भी बोल सकते हैं, ये भी सही होगा। मेन बस आप समझने का प्रयास करें। सामने का खेल चलता है, 60 के सामने 30 है, मतलब √3 की वैल्यू 30 है। √3 से भाग दूंगा तो एक की वैल्यू पता चल जाएगी, और एक की वैल्यू क्यों? क्योंकि 30 के सामने की वैल्यू पता लगाना है, तो एक की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी? 10 √3। ठीक है, तो ये पूरे रेशो से बहुत शानदार आपको मजा आने वाला है। कंसेप्ट नंबर 2 हम बताते हैं। जब भी 45 45 90 का केस बनेगा, तो आप हमेशा 1 √2 को यूज करोगे। इसमें आप कुछ भी मत लगाओ, सोच कर देखो। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तो क्या दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी? ये ज्योमेट्री का बेसिक रूल है। अगर दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, है ना? ये हो गए दोनों सेम। तो अगर ये भुजा को मैं एक मानूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो आप बताओ कर्ण क्या होगा? हाइपोथिनियस क्या होगा? तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, और इन पे वर्गमूल लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा? √2 बन जाएगा। इसलिए 90 के सामने √2 रहेगा, और दोनों 45 45 के सामने क्या रहेगा? एक रहेगा। और ये वाला सबसे ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि जब भी 45 आएगा तो ये दोनों भुजाएं हमेशा बराबर होंगी, बस √2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने कहा कि एक बिल्डिंग की ऊंचाई 40 मीटर है, और आप यहां से देख रहे हो तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये 40 है, तो यहां भी 45 का कोण बनेगा, मतलब ये भी 40 मीटर ही होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक की वैल्यू 40 है, तो 90 के सामने क्या होगा? 40 √2। बस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ, समझ में आया? ठीक है, चलो एक बार जल्दी से मुझे यस में आप बता दो। ज्यादा आप टेंशन मत लो, बस इनको कैसे यूज करना है जो मैंने एग्जाम्पल्स बताए, क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? बस इतना मुझे यस या नो में बता दो, फिर जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो खूब सीखोगे आप। मत घबराओ, बस ये समझ लो 30 60 का 1 √3 और 2 का रेशो रहेगा, है ना? ये 1, ये 2, ये √3, और यहां क्या रहेगा? 1 1 √2। बस ये दो अनुपात याद कर लो, तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, ओके, ठीक है, आ जाइए। किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है,
और सीढ़ी का जो पाद है वो दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर स्थित है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखो भाई, ये होगी दीवार। अच्छा, इस चैप्टर में डायग्राम का बहुत भयंकर रोल है। डायग्राम के बिना आप यहां पे कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये हो गई अपनी दीवार। ये आप यहां से आपने एक सीढ़ी लगा दी, तो सीढ़ी को दीवार से ऐसे ही टिकाओगे ना। ये एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की आपकी सीढ़ी है ना, जो आपने दीवार से टिकाकर रख दी है। और ये आपका एंगल बन जाएगा। और यहां पे हमेशा बेस कोण यही लेना। और ये कितने डिग्री का बन रहा है, 60 का बन रहा है। सीढ़ी का जो पाद है, मतलब जहां पे सीढ़ी यहां रखी हुई है, वो दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है। मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 6.5 मीटर है। तो आपको बताना है सीढ़ी की लंबाई, मतलब आपको बताना है ये क्या होगा। कितना हलवा सवाल है, बिना पेन उठाए आंसर दोगे आप। ठीक है, मुझे बताइए कि ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये 30 होगा। 30 के सामने 6.5 है। हमें पता है कि 30, 60 और 90 का जो रेशो है वो होता है 1√3 और 2, यही होता है। तो अगर 1 की वैल्यू 30 के सामने ये है, अगर 1 की वैल्यू 6.5 मीटर है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, डबल, ये होगा 13 मीटर। तो 90 के सामने 13 आएगा, 90 के सामने 13 मीटर आएगा। ये आपका आंसर है बी। ये फायदा है इन रेशो से। समझ रहे हो, मजा आ रहा है। करिए भाई इसको भी। डायग्राम का मेन रोल है, डायग्राम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नहीं भाई, आपको लेने की जरूरत नहीं है नया वाला बैच, आपको तो सब पढ़ाई दिया है ना। अब तो आप लोग को बस प्रैक्टिस करनी है। एक 15 फीट ऊंचा खंबा कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। खंबे का टूटा हुआ भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ऊंचाई ज्ञात करें। देखो आप समझना, ये एक खंबा है ना। ये जमीन पे है और मैं खंबे के ऊपर एक छोटा सा लाइट लगा देता हूं। सोचो इधर से हवा आई, है ना, और ये खंबा यहां से टूट गया, तो टूट के कहां गिरेगा, ऐसे ही गिरेगा, है ना। मान लो यहां से टूटा, तो ये टूट कर ऐसे गिरेगा। और अगर ये ऐसे गिरेगा तो ये खंबा जमीन पे जाके इधर चला जाएगा। सोच कर देखो जरा क्या मैं बोल रहा हूं, है ना। खंबा टूटा यहां से, और यहां से टूटने के बाद ये इस प्रकार जमीन पे जाके टिक गया, यहां जाके ये टिक गया, है ना। और कितने अंश का कोण बनाया, इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया। अगर मैं खंबे की हाइट को दो भागों में बांटूं, मान लो मैं इसको x कहूं, इसको y कहूं, तो y हिस्सा टूट के गिरा है, मतलब यहां y आ गया है। जो खड़ा था वो अब गिर गया है, ये आ गया है। तो खंबे को हम क्या मानेंगे, x प्लस वाई, है ना। और कितनी 15 फीट ऊंचा खंबा है, 15 फीट ऊंचा खंबा कुछ ऊंचाई से टूटता है,
और गिर जाता है। तो ऊंचाई ज्ञात करना है जहां से खंबा टूटा। बताइए इतना आपको समझ में आया या नहीं आया? ओके, डन है। चलो अब ये बताओ कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का रेशो क्या होता है? 1√3 और 2, है ना। ये 90 डिग्री के सामने x है और 90 के सामने y है, 30 के सामने x है, मतलब ये x है और ये y है। तो x और y का रेशो क्या बन रहा है? x और y का रेशो बन रहा है 1:2। और x और y पूरा जो खंबा है वो कितने मीटर ऊंचा है? 15 मीटर ऊंचा है। तो 2 + 1 हो गया 3, 1 की वैल्यू हो गई 5, तो 5 मीटर और 10 मीटर, है ना। मतलब क्या निकला कि यहां 5 मीटर यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक कितना था? 10 मीटर था। तो खंबा जहां से टूटा, कहां से टूटा? यहां से, तो यहां से यहां तक कितना मीटर ऊंचा खंबा है? 5 फीट या मीटर जो भी है वो आंसर आएगा। ठीक है, मीटर में नहीं, सारा फिट में है, फिट में कर लो। 5 फीट, 10 फीट और ये 15 फीट। भाई 30 के सामने 1 तो 90 के सामने 2, 1:2, और पूरा खंबा 15 मीटर 15 फीट ऊंचा है ना। पूरा खंबा कितना है? 15 फीट ऊंचा है। तो 15 को 1 और 2 3 से भाग दो, 1 = 5, 2 = 10, तो ये आ जाएगा आपका 5 फीट और यहां से यहां तक आ जाएगा आपका 10 फीट। ये आंसर होगा, 5 फीट और 10 फीट। बोलिए, मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो खंबा कहां से टूटा? खंबा यहां से टूटा, तो यहां टूटा मतलब कितने फीट पे टूटा? 5 फीट पे टूटा, इसलिए आंसर 5 आएगा। पढ़ें इसको। इसमें और मजा आने वाला है। चलो देखो, किसी रास्ते की लंबाई के खंबे स्थित हैं, तो आपने ये एक रास्ता बनाया, एक खंबा इधर है, एक खंबा इधर है। रास्ते की चौड़ाई 100 है, तो ये हो गया भाई पूरा 100 कंप्लीट। और एक बिंदु से खंबे के उन्नयन कोण, कहीं भी एक बिंदु ले लो, यहां पर एक बिंदु ले लो, इधर से इधर देखोगे
तो 30 डिग्री, इधर से इधर देखोगे तो ये 60 डिग्री, और ये दोनों की ऊंचाई बराबर है, ये बात ध्यान रख लेना, है ना। प्रत्येक पोल की ऊंचाई बताइए, मतलब आपको कुल मिला के दोनों खंभों की हाइट बतानी है। बोलिए, ठीक है। हाँ, अब सुने मेरी बात, ये टोटल कितना है, ये टोटल 100 है। तो ऐसा करते हैं कि यहां से यहां तक को अगर मैं x मानूं, तो यहां से यहां तक को हम मानेंगे 100 माइनस एक्स। बोलो हाँ या ना। अगर इतना x है तो ये 100 माइनस एक्स होगा, क्योंकि पूरी लंबाई कितनी है, 100 है। अच्छा, ये दोनों बराबर हैं, जितनी हाइट ये है, मैं इसको y नाम दे दूं तो इसको भी क्या नाम दूंगा, y। लेकिन यहां पे 30 के सामने y है, यहां पे 60 के सामने y है, तो हम दोनों y को बराबर बोल सकते हैं। तो दोनों y की वैल्यू निकालते हैं, है ना। अच्छा, यहां पे कौन सा एंगल होगा, 60, और यहां पे कौन सा एंगल होगा, 30। ठीक है, तो सोचो ये वाला y कैसे निकलेगा, 60 के सामने x है तो y के सामने क्या, तो 60 के सामने होने का मतलब है कि √3 की वैल्यू x है ना। √3 की वैल्यू कितनी है भाई, x है। इतना समझ में आ रहा है। तो √3 की वैल्यू x है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी x/√3, है ना। 30 के सामने y है, तो इस वाले y को 60 के सामने x है, मतलब √3 की वैल्यू x है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, x/√3। इधर आ जाओ, यहां 30 के सामने 10 माइनस एक्स है, तो 60 के सामने क्या, तो 1 की वैल्यू ये है, तो 60 की वैल्यू क्या, तो 100 माइनस एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से कर देंगे। समझ रहे हो, चलो इतना ओके है। अब मुझे ये बताओ कि √3 क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा 100 माइनस एक्स, √3 बन जाएगा 3, है ना। 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो x 300 माइनस 3x, ये इधर आके क्या बनेगा, 4x, बराबर में कितना आ जाएगा, 300, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75। तो आपसे बोला है अभी 75 आया है भाई, 75 मतलब ये आया है, ठीक है। अगर ये 75 है तो ये 25 होगा। अब किसी से भी आप कर सकते हो, 75 को आंसर मत दे देना, है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये 75 है तो ये 25 होगा, और अगर 30 की वैल्यू 25 है तो इस y की वैल्यू क्या होगी, 25 √3, और ये भी 25 √3 होगा। तो खंबे की ऊंचाई कितनी है, 25 √3। बोलो, अरे समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों की कैसी आदत होती है कि आज तक जीवन में इस चैप्टर को पढ़ा नहीं, और जहां मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए तो वो सोचते हैं कि अब तो सर हम इस चैप्टर को, 2 क्वेश्चन पढ़ के
वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और फिर क्या बोलते हैं, सर हमसे तो डायग्राम ही नहीं बनाते बन रहा, सर हमसे तो ये नहीं हो रहा, हमसे तो वो नहीं हो रहा। तुम यार किस खेत की मूली हो, मुझे ये समझ नहीं आता। 2 क्वेश्चन में अपने आप को भगवान क्यों मान लेते हो? जरा पढ़ो तो, 4, 8, 10, 50 क्वेश्चन जरा देखो तो फिर तुम कुछ बनोगे। 2 क्वेश्चन में अपने आप को खुदा समझने लगते हो और फिर खुद ही टेंशन में आते हो, हमसे डायग्राम क्यों नहीं बन रहा है। तुमने कितने क्वेश्चन कर लिए, कितने सालों से पढ़ रहे हो, ये कभी देखोगे नहीं। 2 मिनट में तुम्हें पूरे जीवन का सब कुछ मिल जाए, ये सोचते रहते हो बस। बिल्कुल रजत, कॉस साइन सब वो लगा के आप ट्रेडिशनल मेथड से तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कर लो। चलो, एक पतंग आकाश में उड़ रही है, तो हम एक पतंग ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार की एक पतंग है ना, ये उड़ रही है, इस हाइट पे उड़ेगी, तो इसको यहां कहीं ले लेते हैं। ठीक है, ये पतंग उड़ रही है। एक धागे की लंबाई 420 है, तो ये जो धागा है इसकी लंबाई 420 है और 30 डिग्री का कोण बन रहा है, बहुत अच्छी बात। तो कोई ढीलापन नहीं है, पतंग की ऊंचाई बताओ, है ना। मतलब आपको ये बताना है, इसकी वैल्यू बताना है कि ये क्या आएगी। मुझे बताओ कि 30 और 90 का रेशो क्या होता है। इनका रेशो होता है 1:2। 90 के सामने 420 है, दो की वैल्यू 420 है, तो एक की वैल्यू 210 आएगी क्या? तो पतंग 210 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ये आंसर है आपका, है ना। अरे 30 और 90 में 1:2 का गैप होता है ना। दो की वैल्यू 420, 30 की वैल्यू 210, ये आपका आंसर है, 210। नेक्स्ट। एक बिजली के खंभे के शीर्ष से जुड़े भू संपर्क तार का दूसरा सिरा भूमि के अंदर है। तार का निचला सिरा खंभे से 1.5 मीटर की दूरी पर है। तार जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। पोल की ऊंचाई बताओ। ये एक खंभा है ना। और आपने इस खंभे को एक तार से कस के जमीन में गाड़ दिया। खंभे पे तार ऐसे ही करते ना। और ये कितने अंश का कोण है? 60 का है। ये आपका 90 होना ही होना है। निचला सिरा खंबे से मतलब यहां से यहां तक की दूरी 1.5 है। तो पोल की ऊंचाई बतानी है। मुझे आप बताइए कि क्या ये 30 होगा, है ना। और अगर ये 30 होगा तो 30 के सामने 1.5, तो 60 के सामने क्या? 30 के सामने 1.5, तो 60 के सामने क्या? तो 30 और 60 का जो रेशो होता है वो 1/√3 का होता है। 1 की वैल्यू 1.5 है, तो ये क्या होगा? ये होगा 1.5√3। और 1.5√3 को हम 3/2√3 भी बोल सकते हैं। तो 3/2√3 ये आंसर है आपका। ओके। ठीक, खुश।
दो व्यक्ति एक 75 मीटर ऊंचे मंदिर के विपरीत छोरों पर एक सीधी रेखा में खड़े हैं। मंदिर के शीर्ष उन्नयन कोण देखते हैं, एक को 30 एक को 60 दिखता है। दोनों की दूरी बताओ। देखो, एक 75 मीटर ऊंचे मंदिर के विपरीत छोरों पर एक सीधी रेखा में खड़े हैं, मतलब ये है एक मंदिर इधर है, एक मंदिर इधर है, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, डायग्राम का मेन खेल है बस। नहीं, दो व्यक्ति एक मंदिर के अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं। मंदिर ये है, एक आदमी यहां खड़ा है और एक आदमी यहां खड़ा है। यहां से ये भी मंदिर को देख रहा है, यहां से ये भी मंदिर को देख रहा है ना। और मंदिर की हाइट कितनी है? 75 है। और एक का कोण 30 बन रहा है, एक का कोण 60 बन रहा है। और आपको दोनों के बीच की दूरी बतानी है, इनके दोनों के बीच की दूरी बतानी है। आप एक छोटा सा काम करेंगे। क्या करेंगे? यहां से यहां तक को x लेंगे और यहां से यहां तक को आप y लेंगे, इसको x और इसको y। और आपको बताना है दोनों के बीच की दूरी, मतलब इनका टोटल आपको करना है। मुझे बताओ कि 30 के सामने 75 है, तो 60 के सामने क्या 75√3 होगा? एक की वैल्यू 75 तो 60 की वैल्यू 75√3। ठीक इसी प्रकार यहां पे 30 डिग्री का कोण बनेगा। इस बार 60 के सामने 75 है, मतलब √3 की वैल्यू 75 है, तो एक की वैल्यू 75/√3। परिमेयीकरण करोगे तो इसको 25√3 कहेंगे। तो 60 के सामने क्या आएगा? 30 के सामने क्या आएगा? 25√3 आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दिया 100√3, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो 173.2 मीटर ये दोनों के बीच की दूरी है। ये आंसर है। मजा आया? 1 की वैल्यू 75, √3 की वैल्यू 75√3, √3 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 25√3, टोटल दूरी 100√3, √3 की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आ गया। ओके। ये वाला क्वेश्चन भी एकदम सेम है। 200 मीटर की ऊंचाई पर एक विमान उड़ रहा है ना। ये एक विमान है जो यहां पे उड़ रहा है। ठीक है, एक विमान है जो यहां से उड़ रहा है। एक व्यक्ति इधर खड़ा है, एक व्यक्ति इधर खड़ा है, और ऊंचाई कितनी है? तो 200 मीटर है ना। एक जगह से देखोगे तो 45 डिग्री का कोण बनेगा, और एक तरफ से देखोगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। तो नदी की चौड़ाई आपको बतानी है। मुझे बताओ कि जब भी यहां 45 होगा तो यहां भी 45 होगा, और ये दोनों भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। तो 45 के सामने 200, तो इसके सामने भी 200। यहां फिर 60 के सामने 200 है, तो 30 के सामने क्या? तो 30 के सामने आ जाएगा 200/√3। और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो 200 + 200/√3, और ऑप्शन भी तो ऐसे ही दिए हैं। √3 की वैल्यू संध्या याद करना है, निकालना नहीं है अपने को। √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, ये याद होना चाहिए। समझ गए? 60 मतलब √3 के सामने 200 है, तो एक की वैल्यू 200/√3, और एक मतलब 30 डिग्री, 200√3। ये आ गया आपका। दोनों को जोड़ दो, ए वाला आंसर है। एकदम सेम क्वेश्चन था। इसको करें।
अच्छा, बिल्कुल संयोगिता जी। हम्म। देखो, अगर 6 फीट लंबा आदमी है तो उसकी परछाई 4 फीट की बनेगी। तो कितना लंबा या कितना ऊंचा झंडा हो कि उसकी शेडो 50 फीट बने? याद आया? 6 फीट आदमी की परछाई 4, कितने फीट ऊंचे झंडे की परछाई 50, इनका गुणा बराबर इनका गुणा, 6 × 50 बराबर 4 × x। तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 300 में 4 का भाग दोगे तो खंबे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 75। बी आंसर है इसका। ठीक है। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये ऐसा वाला सवाल था, कोई मेहनत मशक्कत नहीं करनी थी यहां पे। ठीक है, चलो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा और आगे लेवल बढ़ने में तकलीफ कुछ नहीं आना है, लेकिन आज हमने जो सीखा है वो थोड़ा मजबूत होगा तो आगे के क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको मैं दो काम दे रहा हूं। पहला काम तो ये कि आज की क्लास को बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, खासकर 30 60 90 45 90 के रूल को अच्छे से अपनी आत्मा में बिठा लेना है कि वो क्यों होता है, कैसे होता है। तो आगे फिर आप, इतना अच्छा चैप्टर है कि बिना पेन उठाए आप क्वेश्चंस करोगे, बस फंडा क्लियर होना चाहिए, और नहीं तो बहुत परेशान भी हो जाते हैं बच्चे इसमें। तो वो ट्रिक को समझो, हर क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से आपसे बनेगा। एक बात। दूसरी बात, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा तो आपको 2 दिनों में ये, एक तो ये रिवीजन करना है और ज्योमेट्री को कवर करते जाना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, 2 या 3 क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर ज्योमेट्री हम लाइव शुरू करेंगे क्वेश्चंस, तो थ्योरी तब तक आपको कंप्लीट कर लेनी है, और अच्छे से खुद के बढ़िया नोट्स भी बनाओ, और उसके बाद साथ में फिर क्वेश्चंस करेंगे तो सब चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी, सब कुछ अच्छे से बनेगा भी, है ना। तीसरी बात, कल रात 9 बजे का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना, बाकी लोगों को भी बता देना, मैगजीन डाउनलोड कर लो, और बहुत सारी चीजें उसमें हमने कल बता दी है, तो वो आप सभी देख लेना। चौथी बात, ऐप का नया वर्जन नहीं डाउनलोड करा है तो पुराने वाले को अनइंस्टॉल करो, प्ले स्टोर पे जाओ, नए वाले शानदार अपडेट को डाउनलोड करो।